तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज आप सभी ने हमसे वीडियो के अंदर काफ़ी चेंजेस देखे हुए। तो काफ़ी चेंजेस आए वीडियो के अंदर, आई न्यू दैट, है ना। तो धीरे धीरे हम अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल को और बहुत सारी चीज़ों को। तो आज हम अपना पुराना बचा हुआ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। और अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमने कंपनी रूल कानून पढ़ा, हमने कंपनी रूल कैसे आया, स्टार्टिंग करी हमने। 1773 का एक्ट पढ़ा और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 1773 एक्ट के बाद क्या हुआ। तो गाइज 1773 एक्ट के बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट उसके बाद जो आया वो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो अगर मैं बात करूं व्हाट वाज अमेंडिंग एक्ट 1781, इसके बारे में जितना बात करूं शायद देखते हैं, है ना, उतना हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना जरूरी है। ना फालतू का पढ़ेंगे, ना हम किसी और चीज से ना मतलब है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग दिस वीडियो, है ना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं इस एक्ट के अंदर क्या आया था, जितनी भी चीजें, अमेंड का मतलब क्या होता है। अगर अमेंड का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बताएगा, उसका मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है, बदलाव करना। भाई कोई कोई पहले कोई पुरानी चीज है, ठीक है, कोई पुरानी चीज है ना, कोई ओल्ड थिंग है एंड तुम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो न्यू न्यू चीज एड ऑन करते रहते हो ना। जैसे तुमने देखा है एप्लीकेशन आती है ना, गूगल पे एप्लीकेशन आती है, तुम्हारा फोन हो गया, तो वो टाइम टू टाइम अपडेट मांगते हैं ना। तो दैट मीन्स कि वो अपडेशन हो रहा है उसमें, है ना। तो वो अमेंडिंग हो रही है ना, अमेंड हो रहे हैं, मतलब उसमें उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। दैट इज ऑल, दैट इज सॉरी, दैट आर ऑल थिंग्स टू बी काउंटेड एज अ अमेंडमेंट। ओके, तो अब हम अपने 1773 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कर रहे हैं, कुछ अमेंड कर रहे हैं, मतलब यानी कि कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो लेट्स सी वो चेंजेस क्या थे। देखो, सबसे पहला चेंजेस क्या था, जो अभी तक जितनी भी पावर थी, अभी तक जो भी था, वो पावर प्रॉपर प्रॉपर तरीके से ना डिवाइड हुई तरीके से। कुछ पावर जो जुडिशरी थी उसके पास थी, कुछ पावर जो कि हमारे गवर्नर जनरल के पास थी। अब क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल को ना ओवरराइड कर दिया, मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा पावर थी। कैसे, देखो भाई साहब, आज के बाद गवर्नर जनरल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम करेगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर जनरल जो है ये वाला बंदा, अगर आज के बाद कभी भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगी आप ये नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कहेगी आप ये नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना भी ऑफिशियल कैपेसिटी का काम है, सारा का सारा काम टोटल ओवरऑल कौन देखेगा इस टाइम पर, अपना गवर्नर जनरल खुद ऑथराइज करेगा, खुद कंट्रोल करेगा, है ना। ये जैसे पावर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, सॉरी, जैसे पावर ये ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पावर आपकी दी गई है, इसी प्रकार से ये पावर जितने भी अदर प्रोविंसेस थे, ठीक है, मतलब जितने भी अदर बंदे थे, जैसे कि अलग अलग अपने थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, उनको भी सेम पावर ये बांट दी गई है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये सिर्फ पावर जो है ऑफिशियल कैपेसिटी की बात करी गई है। अगर मैं एक स्वीपर हूँ, ठीक है, और मेरा काम है झाड़ू लगाना, तो मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी सिर्फ झाड़ू लगाने की है। मेरे पोछा लगाने की बात नहीं हुई है मुझसे, मेरे से झाड़ू लगाने के लिए बोल रहा है वो, पोछा लगाने की बात नहीं हुई है, याद रखना। तो मैं झाड़ू वाली जो है ना, वो मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी है, वहां छेड़छाड़ करेगा सुप्रीम कोर्ट में, जब भैया छेड़छाड़ करेंगे जब तुम बात करोगे पोछा लगाने की, ठीक है। तो ओवरऑल पहली बात में तो यही था। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है ना, इसके ना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है कि अब जितने भी रेवेन्यू मैटर है, ठीक है, कॉमर्स वाले थोड़ा अच्छा समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, जितने भी रेवेन्यू मैटर यानी कि पैसे से रिलेटेड जितने भी मैटर है, अब सारे के सारे मैटर में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट जो होगा, अब वो किसका होगा, मतलब जितना भी इन्वॉल्वमेंट है भाई साहब, वो यहाँ पर गवर्नर। ओके, गॉट इट, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये रखा है, सिंपल सी बात, है ना। ये इस बारे में बात हो रखी थी, एक्सक्लूड कर दी। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द थर्ड पॉइंट, है ना। और थर्ड पॉइंट हमारा है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट भी। तो लेट्स सी दैट। देखो, एक बात समझ रहे हैं, बात पहले ना बेसिकली दो चीजें हुआ करती थी एक्चुअली। लॉ हुआ करता था जो हमारा एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड था, ये समझ के देखो, ठीक है। एक तो हमारे सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम काउंट में जो थे वो हिंदू थे, दूसरे हमारे मुस्लिम थे, ऐसे ही था, ठीक है। हिंदुओं को हिंदू लॉ के हिसाब से देखा जाता था, जितना भी हिंदू लॉ होता था तुम्हारा उसके हिसाब से हिंदुओं को देखा जाता था, जैसे ये लग सकता है। और मुस्लिम्स को देखा जाता था मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, मतलब जो भी सजा मिलेगी
इसके हिसाब से मिलेगी, उसके हिसाब से मिलेगी। मैंने अभी तुम्हें बताया सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी ना वहां पर लिमिटेड कर दी, पहले दोनों में सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड कर दी। मगर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब कलकत्ता के बारे में। आपको पता है 1774 में मैंने पहले बताया सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी भाई, कलकत्ता में। और आप सबको पता है कि कोई भी इंसान हो अपने एरिया में सबसे स्ट्रांग होता है, तो आप कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की पावर कैसे छीन सकते हो, नहीं छीन सकते ना ब्रो, है ना। तो एग्जैक्टली मैं सेम बात बता रहा हूँ, ये जो कलकत्ता है ना, इस कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के पावर, इसकी फुल अथॉरिटी है, ठीक है। जितनी भी अथॉरिटी है, पूरी की पूरी अथॉरिटी कलकत्ता में इसके पास है। मतलब कलकत्ता में इसकी पावर को कोई नहीं छेड़ सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई कोई इंसान कोई गलती कर रहा है, कोई इंसान कुछ कानून तोड़ रहा है, कोई इंसान ये बात नहीं मान रहा है, तो वो हिंदू को हिंदू और लॉ के अनुसार सजा देगी, और मुसलमान को मुसलमान, जो मोहम्मदन लॉ था उस हिसाब से सजा देगी, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पे डिफाइन होता है। ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पर पढ़ा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अगले पॉइंट में कहते हैं जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट थे हमारे, ठीक है, जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट थे इन सबसे ऊपर ओवरऑल, मतलब अब देखो, सपोज करो हमारे छोटे मोटे जैसे कोर्ट होता है ना, जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पसंद नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में आपका कोई फैसला रुक गया तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, देन आपको फिर कुछ और चाहिए तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे, समटाइम्स हम गवर्नर के पास जाते हैं, स्टेट का मैटर होता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। बट उस टाइम पे भी यही होता था, प्रोविंशियल कोर्ट में नहीं गए तो भैया चलो भैया यहाँ चले जाओ, बट अब नहीं। अगर आप प्रोविंशियल कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपको कोई इशू यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आप एक जगह जाएंगे, वो एक जगह क्या होगी, आप सीधे गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, ठीक है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द फंडामेंटल, ठीक है। तो ओवरऑल जितना भी है यहाँ पर आप अपील नहीं कर पाओगे यहाँ पर। आई होप यू गॉट इट, है ना। एंड आई थिंक कि ये पॉइंट समझ आ गया। पहला पॉइंट बेसिक, वेरी बेसिक पॉइंट था भाई कि सुप्रीम कोर्ट की पावर स्पेसिफाइड कर दी, कम कर दी। दूसरा पॉइंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू मैटर में अब दखलंदाजी करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था कि अब वो लॉ कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। चौथा पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट के पास, टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फिफ्थ पॉइंट के पास आते हैं। It empowered the Governor General in Council to frame the regulation for the provincial court in the भाई गवर्नर जनरल इन काउंसिल है क्या, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गवर्नर जनरल बंदा है, ठीक है। और गवर्नर जनरल के अंदर में मैंने 4 मेंबर ऐड करवाए थे, आई थिंक आप सभी को याद है, ठीक है। बस क्या इनको बोल दो गवर्नर जनरल काउंसिल, इनके पास ज्यादा पावर है प्रोविंशियल कोर्ट वगैरह से, ठीक है। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट के खिलाफ जो भी रेगुलेशन होंगे, जो भी चीज होंगी वो ये इशू कर सकते हैं, जो भी चीज होंगी वो ये देखा जा रही है करेंगे, रेगुलेट यही करेंगे, कौन करेगा, गवर्नर जनरल काउंसिल। समझ आ गया। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टोटल 5 मेंबर है, 4 मेंबर जो वो आए थे और एक गवर्नर जनरल, याद रखना 4 मेंबर पे कितना लगाया ना, 5 पे लगाना, जो क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले एक्ट की तरफ, दैट इज दैट इज नाम तो कभी सुने होगा, है ना, होता है नाम तो सुने होगा, तो नाम सुन लेंगे। तो इस एक्ट में पढ़ेंगे हम फिक्स इंडिया एक्ट के बारे में। व्हाट इज फिक्स इंडिया एक्ट, फिक्स इंडिया एक्ट है क्या? भाई पहली बात तो ये फिक्स जी जो थे ना, ये थे प्राइम मिनिस्टर, और इनका पूरा नाम था विलियम फिक्स, ठीक है। ये उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और विलियम फिक्स जी जो थे उस टाइम पे, है ना, इन्होंने पहली बार मतलब इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, इनका पहला पॉइंट क्या था, सुन लीजिए कि अब तक जो कमर्शियल, ठीक है, और पॉलिटिकल, ये दो फंक्शन जो है वो साथ 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 निभाना, साथियों की तरह साथ साथ निभाते जा रहे थे। अब इन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया गया। अब ये रे सिंपल सी बात है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब कमर्शियल फंक्शन की पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई, और पॉलिटिकल फंक्शन की पावर जो गई आपकी, सेकंड पॉइंट में साफ साफ बता रखा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से, मैं सभी को बता चुका हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक, ठीक है, जिनका बिल फाड़ा जाता था हमेशा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो संभालेंगे कमान ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। और पॉलिटिकल जो कमांड थी वो संभाली जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, ठीक है, जो मजे लेंगे इस तरीके से बैठे रहते हैं, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब तुम्हारे जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर यानी कि सिविल वाले, ठीक है, मिलिट्री वाले और रेवेन्यू वाले, दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, जितने भी तुम्हारे मैटर वाले, मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल में तुम्हारे
सिविल, सिविल, रेवेन्यू, एंड द लास्ट वन इज दैट इज तुम्हारा मिलिट्री। ठीक है, अब ये जितने भी फंक्शन थे उनको डायरेक्टली ऑथराइज जो करेगा या जो करेगी, जो भी होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में पूरी पावर होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं सिर्फ कमर्शियल फंक्शन है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब रह गया बाबा जी का ठुल्लू, दैट इज द ट्रेड पावर। कम मत समझिए भैया इसको, बहुत है ये। ठीक है, यही थे जो भर भर के जहाज सोना भर भर के ले गए थे हमारे ईस्ट इंडिया वाले, उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, है ना। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने जैसे जैसे कमर्शियल फंक्शन को और जैसे जैसे पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो एक तरीके से इसको जो रेगुलेट कर रहा है वो कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और इसको जो रेगुलेट कर रही है वो कर रही है तुम्हारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी, और उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। यानी कि यहाँ सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज है, यहाँ पर किसका राज है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दो दो अलग अलग गवर्नमेंट से नहीं होगी, तो समझ लीजिए भाई साहब यहाँ से आपकी डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस है। सुना होगा ना डुअल गवर्नमेंट क्या है। सारे कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे, कोई ज्यादा हवा वाला खेल नहीं है। ठीक है, आराम से मजे मजे में करेंगे, पॉलिटी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी ने बनाई है भाई साहब, लक्ष्मीकांत का तो बात ही अलग है। अब सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो या एनडीए हो, एग्जाम तो पास करना बनता ही है ना। ठीक है, तो अभी तक इतना समझ आया आपको कि बेसिक से फंक्शन समझ आया जो मैंने पढ़ाई। ठीक है, अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट समझना है। चलो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको है ना। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी टेरिटरी पर आज तक कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी का पोजेशन नहीं हुआ, है ना। जैसे आप सब अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को लेकर पजेसिव होते हैं ना, ऐसे ब्रिटिश क्राउन का अब सीधा सीधा पोजेशन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली पोजेस कर रहा है किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अगर मैं बात करूं अगली बात के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट का, है ना, कंपनी के ऊपर सीधा सीधा, है ना। तब देखो, मैं अगर आप फंक्शन समझ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगी, फिर देखता हूँ मैं कंपनी आएगी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब किस तरीके से चल रहा है आप देख रहे हो। इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, है ना, जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो सब की सब, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो सब कंपनी के पास है। जितनी भी पावर है कंपनी के पास है। कंपनी के जो चला रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चला रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब ज्यादा पावर है थोड़ी बहुत, है ना। और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कौन है, ब्रिटिश का। तो ये चीजें समझ रहे हो आप? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पर, वो ओवरऑल पूरा का पूरा मेन खेल रही है। ठीक है, कंपनी तो यहाँ पर देखिए, कंपनी तो यहाँ है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारी चीजें अच्छी है। और जो मैंने अभी बताया जो टक्कर चलती है, पोजीशन चलती है, चलती है, यहाँ पर अलग फंक्शन हो जाते हैं। अभी देखना, अभी बहुत सारी चीजें बदल जाए। खैर ये भी आपकी अलग पोर्शन था। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है, 1786 को मैं ज्यादा इंपोर्टेंट मानता नहीं। ठीक है, इसमें दो ही चीजें थी अगर आप ध्यान से देखो तो। पहली क्या चीज थी कि हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस साहब थे हमारे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस साहब को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनकी दो शर्तें थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने। पहली शर्त क्या थी कि इनको ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्पेशल, मतलब अगर काउंसिल, समझ रहे हो, काउंसिल में कितने लोग थे, पांच लोग, एक खुद गवर्नर जनरल, चार बाकी थे अदर मेंबर। ठीक है, तो मैं चार, अगर ये मेंबर कुछ अलग फैसला लेते हैं भाई तो सही बात है गवर्नर जनरल को मानना पड़ता है। बट यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली कि नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं भाई साहब जब जब मेरे फैसले आएंगे, जब जब मैं कुछ करना चाहूंगा, तब तक मेरी मर्जी चलेगी, काउंसिल की मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसी पावर चाहिए, मैं ओवरराइड कर सकूं डिसीजंस को। किसके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकूं, भाई साहब किसके, किसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जितने भी डिसीजन है, मुझे मतलब एक ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं ओवरराइड कर सकूं, है ना, सारे डिसीजन को काउंसिल से। पहली, दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पर कमांडर इन चीफ, मतलब इनको कमांडर इन चीफ यानी कि तीनों सेनाओं का जो भी थे यहाँ पर, सेना वेना जो थी जितने भी थे उन सबका प्रमुख बना दिया। मतलब एक तरीके से यहाँ पर इनको वीटो पावर मिल गई। अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो एक तरीके से इनको वीटो पावर मिल गई। ठीक है, इतने कह सकते हैं। तो हम चलते हैं आज। शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं, हम फालतू की बात ना करते प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और ये अच्छा भी होता है। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, लिमिटेड बनाऊंगा, और लिमिटेड टाइम में जितना पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़, ठीक है। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। याद रखना, चार्टर एक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो चार्टर एक्ट को हम पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया कि जो पावर यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, ठीक है। अब इस चार्टर एक्ट के तहत वो पावर्स आने वाले सभी गवर्नर जनरल को दे दी जाएगी। मतलब फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएगा, ठीक है, फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएगा उनके पास ये सारी की सारी पावर होगी। गॉट इट। तो मतलब अब जितना भी पावर का कंट्रोल है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब के सब बट गई एक तरीके से। किसके ऊपर सारी की सारी पावर किसके पास आ गई? जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, जो गवर्नर जनरल है ना, अब उनके पास ज्यादा पावर होगी, कंट्रोल होगा किसके ऊपर? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो आपकी दो तीन प्रेसिडेंसी में सबको इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल हो गया, है ना, बॉम्बे हो गया और मद्रास हो गया। अब इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होगा बंगाल का। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास अब ज्यादा पावर होगी बॉम्बे से मद्रास से। अनऑफिशियली तो पहले भी था, हो चुका था ये, बट अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देगी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज मोर पावर और अथॉरिटीज देन द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और द मद्रास। एंड ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगी? गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास ये आ जाएंगी बंगाल के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एक्चुअली ट्रेड मोनोपोली जो थी, व्यापार करने का जो था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं कर देगा, उसको 20 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा दिया, ठीक है। तो 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगला मेरा यहाँ पर जो काम किया गया, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट काम था वो भी। वो काम क्या था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ध्यान सुनना मेरी बात, थोड़ा इंपोर्टेंट है ये। जितना भी मेरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इनको और इनकी मतलब ओवरऑल जो भी स्टाफ है, सबको पैसा दिया जाएगा। सबको मिलेगा, पता है कहाँ से? हमारे यहाँ इंडियन रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा। देखिए भाई सब किस तरीके से लूटा जा रहा है इनको। भाई साहब भिगो के लूटते हैं इनको, भिगो कर, है ना। ये सारे के सारे तो जितने भी तुम्हारे कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब जो कमांड इसमें एक यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया वाली बात बोलेगी कि अनलेस ही वॉज लाइक एक और पॉइंट है, चौथा अलग पॉइंट है। इसमें ये बोल दिया गया है कि जो कमांडर इन चीफ है हमारे, अब वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक वो अपॉइंट ना किए जाए तब तक वो मेंबर नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर यार वही बोल देंगे ना, आप खुद सोच सकते हो आप। तब सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई? ओवरऑल जितनी भी पावर है किसके? अभी मैंने अथॉरिटी किसके हाथ में दे दी थी? पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके हाथ में दे दी? गवर्नर जनरल के हाथ में। क्योंकि अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सारे के सारे गवर्नर जनरल जो थे चार्टर एक्ट 1793 के तहत, है ना, वो सारे के सारे लॉर्ड कॉर्नवालिस वाली पावर इनको मिल गई। तो एक तरीके से मतलब ये हो गया कि अब गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो ऊपर हो जाएंगे। बट क्या बोल रहा है, इफ प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जो कमांडर इन चीफ होता है ना, अगर मान लो कमांडर इन चीफ वो नहीं बना, बंदा गवर्नर जनरल नहीं बना है जो भी है, तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं होगा तब तक कि उसे अपॉइंट न किया जाए। समझ आया? अगर लॉर्ड कॉर्नवेलिस साहब हमारे कमांडर इन चीफ बन जाते हैं तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल के मेंबर नहीं होते। और मेंबर हो करेगा क्या? सारे के सारे डिसीजन तो उसके पास ऑथराइज है। सारे के सारे डिसीजन तो जो भी सीनियर डिसीजन है और मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन है वो खुद ले रहा है। पूरी अथॉरिटी है ओवरराइड करने की। और अगला जो मैंने बताया, जितना भी होगा पैसा दिया जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और उसके स्टाफ को जितना भी पैसा होगा सब इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। गॉट इट? तो अभी तक हमने यहाँ पर काफी चीजें पढ़ी। सबसे पहले मैंने पढ़ा 1773 जो मैंने कल पढ़ा था। आज के दिन मैंने पढ़ा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद मैंने अगला अपना पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स जो कि विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था। उसके बाद पढ़ा मैंने एक्ट ऑफ 1786 जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशल पावर मिल गई, ठीक है। और अगला मैंने पढ़ा है यहाँ पर अभी चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट के तहत मुझे क्या हुआ, 1793 वाला, जैसे मैंने 5 पॉइंट पढ़े अभी। मेरा यहाँ तक मैंने कर लिया, ठीक है।